ब्रेकअप के 3-4 महीने तक आप उस लड़की को भुला ही नहीं सकते हो। कई लोग उससे बाहर आने की कोशिश करते हैं पर आ नहीं पाते, और फिर सवाल करते हैं हमने जिम ज्वाइन कर लिया, हमने डांस क्लास ज्वाइन कर लिया, हमने नशा भी कर लिया, पर लड़की भुलाई नहीं जा रही है। तो मैंने आके बोला कि लड़की इसलिए नहीं भुलाई जा रही है क्योंकि उसको भुलाना संभव ही नहीं है 3 से 4 महीने के लिए। तो कई लोग कहेंगे हाँ पार्थ सही कह रहा है। क्यों? क्योंकि आप मेरी बातों से कोरिलेट कर पा रहे हो। लेकिन जिसका ब्रेकअप नहीं हुआ है वो कहेगा कि पार्थ लॉजिकल नहीं है, क्योंकि वो हो सकता है दोनों चीजें कहे। वो कहेगा हो सकता है पॉसिबिलिटी है, ये हो सकता है नहीं है। वो दोनों चीजें कह सकता है, हाँ या ना कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, डिक्लाइन कर सकता है। लेकिन आप एक्सेप्ट कर लोगे क्योंकि आपका तर्क जो है वो मैच कर रहा है मेरे तर्क के साथ। और वो तर्क बना कैसे? आपकी मेमोरी से, आपके एक्सपीरियंसेस से। जो भी नॉलेज हमारे अंदर जाती है, अगर वो हमारे एक्सपीरियंस में है तो हम उसको तार्किक बात बोल सकते हैं कि ये तार्किक बातें हैं। ठीक है कि हाँ ये बात जो है इसने सही बोली। क्यों? क्योंकि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, हमारे माइंड को वो सही लग रहा है। और वो कहां से? बेस्ड ऑन आर थिंकिंग, बेस्ड ऑन आर बिलीव्स एंड आर कंडीशनिंग। अगर आप बिलीव करते हो लड़कियां धोखेबाज हैं और आपसे मैं ये बातें करूं, आपको बड़ा मजा आएगा। आप कहोगे हाँ ये तार्किक बात है, क्योंकि लड़कियां सच में धोखेबाज होती हैं। लेकिन कोई इंसान है जिसकी अच्छी चल रही है शादी के बाद या गर्लफ्रेंड से, वो आदमी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो कहेगा नहीं लड़कियां अच्छी होती हैं। तो वास्तविकता क्या है? लड़कियां अच्छी होती हैं, धोखेबाज होती हैं। ये एक चीज है जो समझानी जरूरी है। अब तर्क क्या है समझ में आ गया आपको। जब भी लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन एक्टिवेट हो रहा है वो तार्किक है, वो लॉजिकल है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कुछ खरीदने गए हो, तो खरीदने में और बाइंग डिसीजंस में काफी इसका यूज होता है। फॉर एग्जांपल आप कुछ खरीदने गए हो, लेट्स से आप आईफोन खरीदने गए हो, तो क्या आईफोन खरीदना एक लॉजिकल डिसीजन है या इमोशनल डिसीजन है? डिपेंड करता है कि आप आईफोन क्यों ले रहे हो। क्या आप आईफोन अपने आप को अच्छा प्रतीत कराने के लिए ले रहे हो या फिर सामने वाले को दिखाने के लिए ले रहे हो? तो ये इमोशनल डिसीजन है आपका, क्योंकि आप इमोशंस के लिए ले रहे हो। आपको स्टेटस चाहिए, आपको अपने आप को बड़े स्टेटस में रखना पसंद है और सामने वाले को दिखाना भी है आपको, तो ये एक इमोशनल है। बट अगर आप, हो सकता है कि आप एक फोटोग्राफर हो और आप कैमरे के लिए ले रहे हो, आपको लग रहा है कि मेरा फोन लैग होता है और मैं ऐसे काम में हूं जहां पे मुझे लैगिंग नहीं चाहिए, या मुझे इसको रीसेल करना है, मुझे बिजनेस करना है आईफोन का, या कुछ भी है, तो वो लॉजिकल हो गया। तो 2 ही प्रकार के निर्णय होते हैं, डिसीजंस होते हैं हमेशा लाइफ में। हम हमेशा एक्शंस 2 ही प्रकार के लेते हैं, या तो हम लॉजिकल एक्शन लेते हैं या तो हम इमोशनल एक्शन लेते हैं। आज मैं पॉडकास्ट कर रहा हूं, तो क्या ये लॉजिकल एक्शन है या इमोशनल एक्शन है? कभी कभी दोनों भी होता है। जैसे आज का जो पॉडकास्ट है, मैंने कहीं से इंस्पायर होके मेरे अंदर एक आइडिया आया और मैंने एग्जीक्यूट किया। ये दोनों ही है, क्योंकि इसको करके मेरे को संतुष्टि भी मिलती है इमोशनली, और इसको करके मेरा लॉजिकल माइंड भी एक्सेप्ट करता है, शार्प होता है, तो लॉजिक भी मेरा स्ट्रांग होता है। तो दोनों ही डिसीजन है। कोई भी एक्शन आप ले रहे हो दिन भर, सुबह से लेकर शाम तक, वो सर्वाइवल से कनेक्ट नहीं होना चाहिए। सर्वाइवल वाले तो आप करोगे। अब आप पॉटी कर रहे हो तो कहोगे पॉटी का इमोशनल है लॉजिकल है? नहीं, पॉटी वॉटी तो ये सब तो सर्वाइवल है, वो तो ऑटोमेटिकली होगा ही होगा जो भी होगा। लेकिन मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरा कहने का ये मतलब है कि लिमिटेशन क्या है इसकी, क्योंकि हमने पहले लॉजिक समझना है। लॉजिक क्या है? लॉजिक जो है वो सिर्फ नॉलेज की बाउंड्री तक काम करता है। अब इसकी लिमिटेशन में आते हैं, लॉजिक की लिमिटेशन में, इसी में आदमी फंस जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक यूट्यूबर है ध्रुव रथी। अब ध्रुव रथी बहुत ही लॉजिकल है, अगर आप देखोगे उसके वीडियोस तो बड़ा ही लॉजिक है। बट कई वीडियो में उसने जैसे बोला कि सदगुरु का रुद्राक्ष वाला जो माला वाला था, उसने बोला कि ये फ्रॉड है। और कई ऐसी चीजें जब उसके सामने आती हैं जो जिसका लॉजिक उसको समझ नहीं आता, जैसे कि
एक आदमी के साथ वो बैठा हुआ था और वो बता रहा था आदमी की आपके माइंड में क्या चल रहा है, तो उसको समझ नहीं आ रहा था, तो वो उसको तब तक अनएक्सेप्ट डिक्लाइन कर रहा था कि ये होता नहीं है। लेकिन जैसे उसको तर्क पता चला, मेंटलिस्ट पता चला कि मेंटलिज्म क्या होता है, उसकी ट्रिक्स है, बॉडी लैंग्वेज क्या बोल रही है, वो पढ़ाई होती है, तो वहां से उसको एक्सेप्टेंस हुआ। तो आप अगर बहुत लॉजिकल हो तो हो सकता है आपको ध्रुवरति जो है वो बड़ा अच्छा लगे, और मुझे भी 90% उसके वीडियो सही लगते हैं। लेकिन इस नाम को मैं ले क्यों रहा हूं, उसको इसका समझने की कोशिश करिए कि लॉजिकल माइंड काम कैसे करता है, ये पहले समझना जरूरी है, रेदर देन कि लॉजिकल बातें कैसे करें कि मैं लॉजिकल हूं लेकिन लॉजिक है क्या, व्हाट इज लॉजिक, लॉजिक बनता कैसे। आपके पास जो भी नॉलेज है, जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है बाहर से, आप उसके बेसिस पे ही तो कुछ क्रिएट कर सकते हो। आप और क्या क्रिएट करोगे। जैसे स्पाइडरमैन जो है, आप कहोगे वो एक क्रिएटिव चीज है, वो क्रिएटिव चीज नहीं है। स्पाइडरमैन एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट है एक ऐसे माइंड का जिसका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन अच्छा रहा है। एक नॉलेज है और मतलब बहुत सारी अलग अलग तरीके की नॉलेजेस हैं, मेमोरी में पड़ी हुई हैं। ये जो 50 तरीके की नॉलेजेस है जो मेमोरी में पड़ी हुई हैं, इसको मिक्स एंड मैच करना, उसके बाद एक ऐसी डायग्राम, ऐसा कुछ बनाना जो सबसे अच्छा बना लेगा, वो ज्यादा तार्किक है। और यही हुआ, स्पाइडर और मैन को मिला दिया और स्पाइडर मैन बन गया। क्रिएटिविटी यही है, लेकिन क्रिएटिविटी की लिमिटेशन सिर्फ और सिर्फ नॉलेज में है, क्योंकि नॉलेज से ऊपर जो भी अंदर आ रहा है उससे ऊपर आप क्या सोच पाओगे। कुछ सोच सकते हो? नहीं सोच सकते। आप सोच ही नहीं सकते हो कि क्रिएटिविटी जो है वो एक लिमिटेड दायरे में घूमती है। वो लिमिटेड दायरा जो है वो नॉलेज का दायरा है। वो बाउंड्री जो है वो नॉलेज की, ये इसको जानना, इसका स्पर्श कर पाना पहले जरूरी है, रादर देन लॉजिकल बनना। अब रुद्राक्ष वाली जो बात हुई सदगुरु की, जिसमें वो खाने के ऊपर रुद्राक्ष घुमा रहे हैं, एक तार्किक व्यक्ति क्या कहेगा कि ये सब बकवास है। कभी भी बकवास नहीं बोलना होता है, कभी भी एक्सेप्ट या डिक्लाइन नहीं करना होता। समझने की कोशिश करो। आप जब सुनोगे इस पॉडकास्ट को तो आप या तो एक्सेप्ट कर रहे हो और डिक्लाइन कर रहे हो। जैसे मैंने ब्लैक मैजिक बोला, तो ब्लैक मैजिक मैं कह रहा हूं नहीं है, तो आप कहोगे हाँ नहीं है, या भूत नहीं होते हैं, रियलिटी क्या है घोस्ट की, ये जो कुछ भी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मान लो कि भूत होते हैं, या मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि मत मानो कि भूत होते हैं। मेरा सिंपल सा ये कहने का मकसद है कि आप एक्सेप्ट या डिक्लाइन के अलावा क्या कोई तीसरा बटन है? इज देयर अ थर्ड बटन? हम ये कह सकते हैं कि हमें नहीं पता है। क्या ये ज्यादा तार्किक होगा, या फिर कंक्लूड कर देना कि ये बकवास है? तो नॉलेज वहीं तक काम करती है जहां तक आपने इंफॉर्मेशन अंदर ले रखी है। अभी कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आपके अंदर आने लगे जो इंफॉर्मेशन एक किसी दूसरे प्लैनेट के एलियन के माइंड से आपके अंदर एक ऐसी इंफॉर्मेशन आ रही है, मतलब आपका माइंड कनेक्टेड है, आप और दूसरे गैलेक्सी में जो एक एलियन है, और वो अपने प्लैनेट की बातें आपसे बताने लगे, और यहां न्यूज में आप बताने लगो कि हाँ मुझे पता है कि लाइफ कहां है, कैसे इवॉल्व हुई, बिग बैंग थ्योरी सही है या नहीं है, ब्लैक होल में क्या होता है। तो वो इंफॉर्मेशन कहां से आई आपके पास? वो एलियन के माइंड से आपके अंदर आई, लेट से। तो अब आपका नॉलेज का दायरा बढ़ गया। लेकिन अगर जो बाउंड्री, मतलब आप एक समझ लो कि आप ये इमेजिन करो कि क्रिकेट स्टेडियम है और जो बाउंड्री लाइन है उसके
भीतर की जो घास है, उसके अंदर की जो घास है, वो आपकी नॉलेज है। और बाउंड्री लाइन के बाहर जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है वो आपको अभी तक पता ही नहीं है। तो बाउंड्री लाइन के बाहर जब भी मैं बात करूंगा आप कहोगे ये नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपके एक्सपीरियंस से वो मैच नहीं कर रहा है। मैं बोलूंगा ब्लैक मैजिक, आप कहोगे नहीं होता। मैं बोलूंगा घोस्ट, आप बोलोगे नहीं होता है। लेकिन अब मैं बोलूंगा कि एक ऐसा डिवाइस है जिससे यहां बैठे बैठे अमेरिका में बात हो सकती है, आप कहोगे हाँ होता है। एक ऐसा डिवाइस है जिससे आप अपनी टीवी को चला सकते हो, आप बोलोगे हाँ होता है। लेकिन आज से 100 साल पहले मैं बोलता आपसे तो आप कहोगे नहीं होता है, राइट? तो आप वही बात करोगे जो आपके नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन जो भी है उसके दायरे में हो। तो अगर आज से 100 साल पहले हर कोई ये साबित करने में लग जाए कि टेलीफोन नहीं बन सकता, तो क्या उसको साबित करने में कुछ टाइम लगेगा? और उसका लॉजिक क्या है? आराम से वो लॉजिक दे सकता है कि ये डिवाइस नहीं बन सकता क्योंकि ये रीजंस हैं, ये रीजन की वजह से डिवाइस नहीं बन सकता। तो अब सवाल ये होता है कि क्या वो डिवाइस है? आज नहीं है, बिल्कुल है। तो हमें एक खिड़की खुली रखनी होती है पॉसिबिलिटी की, और हमें यह कहना होता है कि ठीक है, भूत पिशाच नहीं होते, अभी तक तो मेरे एक्सपीरियंस में नहीं है, लेकिन मुझे नहीं पता है, मुझे इसमें इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। तो आपको इन्वेस्टिगेट करना, आप जाओ कब्रिस्तान में खड़े हो जाओ, 1 हफ्ते तक रोज रात में जाके खड़े हो, देखो क्या होता है, क्या कोई चीज हो रही है। अगर आपके सामने कुछ मूव हो गया, लेट से कोई पत्थर वत्थर मूव हो गया, या आपको किसी ने पीछे से धक्का दे दिया, आपने पीछे मुड़ के देखा कोई नहीं था, तब तो मानोगे कि तब भी नहीं मानोगे? है ना? तब तो आप मानोगे। चलो एक बार धक्का दे दिया, फिर आप बैठे हुए किसी ने तमाचा मार दिया, तब आप मानोगे कि नहीं मानोगे? है ना? तब तो आप मानोगे ही। लेकिन आप ये कह दो बिना कब्रिस्तान जाए हुए कि भैया नहीं होता है, जैसे ध्रुवरती ने कहा कि मुझे लगता है कि ये रीजंस हैं जिसकी वजह से, ये तार्किक रीजन, और आप तर्क दे पाओगे और आदमी एक्सेप्ट भी कर लेगा। लेकिन अगर एक रियल इन्वेस्टिगेटर है, इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है? एक जासूस है, डिटेक्टिव है, डिटेक्टिव हमेशा पॉसिबिलिटी को ओपन रखता है और बंद भी रखता है। वो पीछे खड़ा होकर देख रहा होता है, वो पक्षपात नहीं करता। हमने पक्ष ले रखा है, ये होता है, ये नहीं होता। बाउंड्री लाइन के अंदर जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन से रिलेटेड अगर हमें कुछ भी आ गया तो हमने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन उसके बाहर भी कुछ हो सकता है, और होता ही है। नहीं होता तो आज इतनी डिस्कवरीज नहीं होती, इतनी भयंकर डिस्कवरीज नहीं होती। और आपका माइंड बेहतर परम्यूटेटर कंबाइन करता है जब वो खुश होता है। एक इंफॉर्मेशन है भूत पिशाच की, अगर आपको साबित करना है तो आपको बाहर जाके इन्वेस्टिगेट करना है। एक इंफॉर्मेशन है कि आपने कुछ सोचा और आपने अप्लाई किया और फिर देखा कि उसका रिजल्ट क्या आ रहा है। बिना अप्लाई किए वो इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। जैसे बिजनेस आपको करना है तो आपने रेस्टोरेंट खोला और फिर आपको पता चलेगा कि रेस्टोरेंट चलेगा कि नहीं चलेगा। बिना खोले कैसे पता चलेगा? क्या बिना खोले ये पता चल जाएगा रेस्टोरेंट चलेगा कि नहीं चलेगा? पहले फेसबुक जब लॉन्च हुआ तो आदमी केवल फोटो डाल सकता था और लाइक डाल सकता था, लेकिन धीरे धीरे फॉलो अप प्रॉब्लम्स आने लगी। तो जब फॉलो अप प्रॉब्लम्स आई तो उसके सॉल्यूशंस आए। लेकिन फॉलो अप प्रॉब्लम कब आएगी? वो जो प्रॉब्लम है फोटो और लाइक्स को, कमेंट्स को ऑन करने के बाद जो प्रॉब्लम आ रही है,
वो प्रॉब्लम जो है, वो प्रॉब्लम तो तभी आई ना जब फेसबुक लॉन्च हुआ, या तब आ गई। बिना सोचे ही आप सब सोच लोगे क्या? बिना करे ही सब कुछ कर लोगे क्या? तो एक तो इंफॉर्मेशन है कि आपको बाहर जाके कुछ, जैसे माउंट एवरेस्ट पे क्या है ऊपर टॉप पे, या माउंट कैलाश पे क्या है, अभी तक कोई गया नहीं है। तो आपको अगर पता करना है तो क्या करोगे आप? आपको माउंट कैलाश पे चढ़ना है, उसकी भी थ्योरीज कई लोगों ने लगा रखी है कि ये होता है वो होता है, लेकिन वास्तविकता में कब पता चलेगा? जब कोई चढ़ेगा। जब कोई चढ़ेगा तो पता चलेगा। एक इंफॉर्मेशन वो, एक इंफॉर्मेशन है कि आपने कुछ सोचा, फेसबुक लॉन्च किया, फिर ही आपको पता चला कि आप क्या प्रॉब्लम आ रही है। बिना लॉन्च करे आपको प्रॉब्लम नहीं मिलती। मतलब आपने कुछ किया, तब एक नया ऑब्स्टेकल आया। वो ऑब्स्टेकल तब तक नहीं आएगा जब तक आप करोगे नहीं। और एक और इंफॉर्मेशन होती है जो, जहां पे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो इंफॉर्मेशन होती है कि आपके माइंड के जो रिएक्शंस हैं उसके बारे में अवेयरनेस, जो माइंड में चल रहा है हर वक्त, उसको देखना। जैसे फॉर एग्जांपल आपका ब्रेकअप हुआ, तो हम क्या करते हैं? हम सिगरेट पीते हैं, बातें करते हैं इधर उधर, हम डांस क्लास ज्वाइन करेंगे, जिम क्लास ज्वाइन करेंगे, जिमिंग करेंगे, हम डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। लेकिन अगर आप बैठो और आप देखना चालू करो कि ब्रेकअप में क्या ऐसे विचार हैं जो मेरे को परेशान कर रहे हैं, तो आप देखोगे आपको 10 से 12 ऐसे विचार मिलेंगे जो आपको परेशान कर रहे हैं। वो 12 विचार तब तक नहीं मिलेंगे जब तक आप अंदर देखोगे नहीं। तो ये इंफॉर्मेशन कहां आई? कहां से आई? ये 12 विचारों की इंफॉर्मेशन कहां से आई? आई होप आप मेरे साथ हैं, ठीक है? जब आप अंदर देखते हो तो माइंड को ऑब्जर्व करके आप कुछ सीखते हो। ये नॉलेज तब तक मेमोरी में नहीं जाती जब तक आप उसको कॉन्शियसली नहीं देखते हो। इसी की बात कर रहे थे वो जे कृष्णमूर्ति। पूरी की पूरी पढ़ाई जो जे कृष्णमूर्ति के, वो मैं कंक्लूड कर रहा हूं। कुछ देखने की जरूरत नहीं है। जिद्दू कृष्णमूर्ति के कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। संदीप महेश्वरी के कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। मेरे पॉडकास्ट कोई सुनने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ भीतर क्या हो रहा है उसको देखते रहना है। और जब आप देखोगे बिना किसी मोटिव के, बिना किसी कंक्लूजन के, बिना किसी डिजायर के, आप बस सिंपली देख, जस्ट टू बी अवेयर, आप केवल देख रहे हो, तो ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन आपको दिखना चालू हो जाती है जो आपके मेमोरी में स्टोर होने लगती है। कितना कमाल का माइंड है। माइंड के अंदर ही चीजें चल रही हैं, लेकिन माइंड की जो याददाश्त है उसमें कुछ स्टोर नहीं हो रहा है तब तक जब तक आप उसको देखोगे नहीं। कितनी कमाल की चीज है। माइंड के अंदर ही याददाश्त भी है, माइंड के अंदर ही बुद्धि भी है, ये इंफॉर्मेशंस भी हैं, लेकिन स्टोर नहीं हो रहा है। स्टोर तभी होगा जब आप उसको देखोगे, और जब वो स्टोर होता है तब आपकी वृद्धि होना चालू होती है, ग्रोथ होना चालू होती है। उससे पहले कितना भी सुनते रहो, वो सब थर्ड क्लास इंफॉर्मेशन है, सेकंड क्लास इंफॉर्मेशन है। मैं आपको फर्स्ट क्लास इंफॉर्मेशन की बात कर रहा हूं। अगर आपको इस अस्तित्व के बारे में सीखना है तो खुद के अंदर झांकना चालू करो, स्वयं के अंदर झांकना चालू करो। आप देखोगे कि ब्रेकअप से रिलेटेड A to Z सब पता है आपको, जो लोगों को नहीं पता है। और आपको ये जान के खुशी होगी कि मैं अब एक बुक लिखना स्टार्ट कर चुका हूं, जो कि बुक है ब्रेकअप्स और लोनलीनेस के ऊपर। और मैंने अपना जो बुक का पहला चैप्टर है वो अपनी गर्लफ्रेंड को भी पढ़ाया था। वो शौक थी, उसको काफ़ी अच्छा लगा। एंड उसने कहा कि ये जब मैं इसको पढ़ रही हूँ तो ऐसा लग रहा है मैं पूरा पढ़ लूँ। उसने बोला है कि आगे भी लिखो, तो मैं इसको बता के आपको दिखाना चाहता हूँ कि मेरी बुक जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। मुझे ऑलमोस्ट अभी 1-1.5 साल लगेगा इसको कंप्लीट करने में।
1-1.5 साल के बाद इसकी मार्केटिंग होगी, ई-कॉमर्स वेबसाइट जो है उस पर डाली जाएगी, और इस बुक को जब मैं बेचूंगा तो आप देखोगे कि पूरे इतिहास में ऐसे किसी ने बेचा नहीं है, मतलब इंडिया के इतिहास में, क्योंकि मैं बाहर की मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज जो है वो अप्लाई कर रहा हूं इंडिया में। तो एनीवे, वो एक अलग डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग का एक अलग डिपार्टमेंट होता है अपना, और मैन्युफैक्चरिंग अभी चल रही है। मार्केटिंग को कभी भी सेकेंडरी नहीं रखना होता, प्राइमरी रखना है। तो लिखते वक्त ही मेरे माइंड में सब कुछ है कि कैसे इसको प्रमोट करना है, क्या करना है। तो ये जो ब्रेकअप की बुक है, इसको मैं कैसे लिख पा रहा हूं? क्योंकि मैंने ब्रेकअप को देख रखा है। अगर मैंने नहीं देखा होता, देखो ब्रेकअप सबका होता है, लेकिन लाखों करोड़ों में से कोई एक आदमी देखता है ब्रेकअप को। ब्रेकअप को महसूस करना और ब्रेकअप को देखना एक अलग चीज है। ब्रेकअप को देखना ऑब्जर्विंग द माइंड है, ब्रेकअप को महसूस करना, चुपचाप बैठ के उस दर्द को आप सिर्फ महसूस कर रहे हो, वो एक अलग टॉपिक है। वो तो होता ही है सबके साथ। लोग कहते हैं हमारा ब्रेकअप हुआ, हमने भी किया। आपने किया है महसूस, आपने देखा नहीं। जब मेरा ब्रेकअप हुआ था तो मैंने एयरपोर्ट में 2019 की बात बता रहा हूं, 11 सितंबर 2019 मेरा ब्रेकअप हुआ था। रात में 1 बजे, यानी 12 सितंबर को सुबह, नहीं, रात में 1 बजे की बात नहीं है ये। 1 बजे तो मैं दिल्ली में पहुंचा था। रात में अराउंड 8 से 10 बजे के बीच में मैं बैठा, मैंने कॉफी ली, मेरा हाथ कांप रहा था क्योंकि एकदम से शॉक था मैं। मैंने उस वक्त तक 3 सिगरेट पी रखी थी। मेरे हाथ कांप रहे थे और मैंने अपने अंदर से पीछे की जेब से मेरा फोन रखा हुआ था, मैंने निकाला और मैंने एवर नोट्स खोला, एप्लीकेशन। उसमें लिखा कि मैं क्या फील कर रहा हूं और इसकी पॉजिटिव साइड क्या है। मेरी आंखों में आंसू थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं लिखूं क्या। मेरी जिंदगी का एक सबसे बड़ा हिस्सा खत्म हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि जिंदगी है ही नहीं, सिर्फ मौत ही मौत है। यहां तक कि उसने ये तक बोल दिया था मुझे कि तुम्हारे जैसे लोग जो हैं, तुमसे तो मैं दोस्ती भी नहीं रखना पसंद करूंगी। खुद धोखा देके उसने ऐसा बोला। उसको पता भी नहीं है कि उसने क्या फील करवाया मेरे को। लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि मैंने आपसे क्या बोला, जब तक खुद बोध नहीं होता है, अनुभव नहीं होता, तब तक आदमी को समझ नहीं आता है कि एक्चुअली में वास्तविकता क्या है सिचुएशन की। इसीलिए मेरे से कभी धोखा हो ही नहीं सकता। मेरे दोस्तों में हर आदमी अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी वाइफ को धोखा दे रहा है। मैंने देखा आजकल तो बहुत नॉर्मल है। मेरे से हो ही नहीं सकता। मैं सिंगल मर जाऊंगा लेकिन मैं धोखा नहीं दूंगा। अब वो अलग बात है कि नशे में कोई मेरी पैंट की जिप ही खोल दे तो मुझे नहीं पता, हो सकता है मैं उस एनीवे मैं इतना इसको एक्सप्लोर नहीं करना चाहता। एनीवे, तो नहीं होगा, जहां तक है मैं नहीं कर सकता। और अगर मैंने गलती से कर दिया तो मैं अगले ही दिन अपनी वाइफ को आके बता दूंगा कि भाई मैंने ये कर दिया है, तुमको छोड़ना है तुम छोड़ सकती हो, रखना है तो माफ कर देना, लेकिन मैं माफी के लायक हूं नहीं, क्योंकि मैं बुज़दिल नहीं हूं। मैंने जो कुछ भी किया अपनी डंके की चोट पे किया। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हूं। आपके चले जाने से और तलाक लेने से मेरे को डर नहीं लगता। मेरे को हमेशा वास्तविकता प्यारी रही है।
सात्विकता प्यारी रही है। मैं हमेशा सत्य के साथ खड़ा रहूंगा, भले ही सत्य से मेरा खून भी हो जाए, लेकिन मैं सत्य के साथ खड़ा रहूंगा। मेरे साथ ये है हमेशा, क्योंकि सत्य आपको टेम्पररी दुख देता है पर परमानेंट सुख की तरफ ले जाता है। तो जब मैं वहां पे एयरपोर्ट पे बैठा हुआ था तो सब कुछ मैं देख रहा था अपने अंदर। दिल्ली में वापस आया तब भी सब कुछ देख रहा था। ऑलमोस्ट 1-1.5 साल तक मैंने सब कुछ देखा अपने अंदर। तो वो जो इंफॉर्मेशन है ये फर्स्ट क्लास इंफॉर्मेशन है। यहां पे कुछ ऐसी ऐसी चीजें मुझे दिखी अपने अंदर, खुद के अंदर, आपको पता भी नहीं है कि आप कितनी भयानक किताब लेके चल रहे हो अपने साथ। रोज सुबह उठते हो एक किताब के साथ। आप खुद एक बहुत विशाल किताब हो, लेकिन वो किताब आप कभी पढ़ते नहीं हो। दुनिया की सारी किताबें पढ़ लेते हो लेकिन वो किताब नहीं पढ़ते तो। और वही किताब जरूरी है, क्योंकि कितना भी तुम पढ़ लो भूतों के बारे में, कितना भी तुम जान लो भूतों के बारे में, जब तक तुम भूत देखोगे नहीं तब तक तुम्हें समझ नहीं आएगा भूत क्या होता है। कितना भी शास्त्रों में पढ़ लो स्वयं के बारे में, खुद के बारे में, कितनी गीताएं पढ़ लो, अनंत गीताएं पढ़ो, अनंत शास्त्र पढ़ लो, अनंत लोगों को सुनो और उनको पैसे दो, जाके उनके शिविर में बैठो, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं समझ में आएगा। क्योंकि जब तक तुम खुद को नहीं देखोगे, स्वयं को नहीं देखोगे, तब तक तुम्हें खुद समझ नहीं आता। स्वयं को देखो। अब स्वयं को देखने का मतलब यह नहीं है कि मैं कौन हूं। मैं कौन हूं का मतलब होता है कि आप ब्रेन के बारे में भी सब कुछ जानते हो, माइंड के बारे में भी सब कुछ जानते हो। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारी इंफॉर्मेशन छोड़ दो। एक वही मूर्ख इंसान है जो सामने वाले से नहीं पढ़ता। जैसे कि जब मैं शुरू में था तो मैंने अपने आप को लिमिटेड कर रखा था, मैं सिर्फ संदीप महेश्वरी को देखूंगा और मैं उनके स्पिरिचुअल चैनल को देखता था। 2018 में मेरे को रियलाइजेशन हुआ कि मुझे खुद के अंदर देखना है। जब मैंने खुद के अंदर देखा तब भी मेरी नॉलेज जो थी वो उतनी सही नहीं जा रही थी, लेकिन फिर मैंने देखा कि इस रिसर्च एरिया में, स्वयं का रिसर्च एरिया है ये, जो पीएचडी एरिया है, मैंने टेलीस्कोप का एग्जाम्पल लिया। देखिए, गैलीलियो ने 450 साल पहले 1608 में पहला टेलीस्कोप की खोज करी। उसके बाद से उसको अपडेट करते रहे। जब अपडेट हो गया तो आया हबल टेलीस्कोप 1990 के आसपास, और वो उस गैलीलियो के पहले वर्जन 1 से 1 लाख गुना ज्यादा अच्छा था। फिर उससे 1000 गुना अच्छा टेलीस्कोप आ गया, वो था जेम्स वेब टेलीस्कोप। वो अभी लॉन्च हुआ है। इस पूरे के पूरे मोमेंट में मैंने एक बात सीखी जो कि मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। उदाहरण नंबर 2, जब मैं अपने कॉलेज में था तो मुझे थीसिस लिखनी थी। थीसिस पीएचडी का एक पार्ट होता है। तो मैं पीएचडी वैसे मैंने करी नहीं, लेकिन हमारा जो इंटर्नशिप थी वो उसमें करनी थी हमें, मतलब थीसिस लिखनी होती है। तो एक रिसर्च एरिया टॉपिक, मुझे पता चला कि रिसर्च पीएचडी कैसे होता है, आपको पीएचडी कैसे। तो बड़ी अनूठी चीज मेरे को पता चली कि अगर आपको पीएचडी होना है किसी फील्ड में तो कुछ ऐसा लाना है जो नया हो। उस नया को लाने के लिए आपको जितना भी पुराना है सब पहले पढ़ना पड़ेगा। यह बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। मतलब मुझे समझ में आया कि अगर मुझे स्वयं के बारे में अच्छे से जानना है तो मैं अपने डेटा के सामने क्यों लिमिट कर रहा हूं अपने आप को। एक तो मैं खुद से सीख रहा हूं, दूसरा मैं संदीप से सीख रहा हूं, यही 2 है बस। लेकिन फिर मुझे पता चला कि अगर मैं पुराने रिसर्च जो लोगों ने कर रखा, पुराने रिसर्च कर रखा लोगों ने, उस रिसर्च को उठा के पढ़ना चालू कर दूं, और वहां से मेरी रुचि आई फिर कृष्णमूर्ति जी में।
तो मैंने उनकी दुनिया में देखा कि उनका संसार कैसा है, उन्होंने अपनी आंखों से कैसे देखा। फिर मैंने रमन महर्षि को देखा, भगवत गीता पढ़ी, कृष्ण की नजरों से देखा, और मुझे हर एक व्यक्ति बदलने के बाद, इंसान बदलने के बाद, भगवान बदलने के बाद कुछ नया दिखा, कुछ नया मिला। ओशो को सुनना मैंने चालू किया। जब मैं फाइनली ओशो तक पहुंचा, अभी मैं ओशो तक मैं अभी पहुंचा हूं। लास्ट ईयर मैंने स्टार्ट किया था ओशो को, जनवरी में, मतलब 1 साल हो गया मेरे को सुनते। तो मैंने एक चीज नोट करी कि जो कुछ भी मैंने अभी तक सीखा है वही ये आदमी बात कर रहा है। ऐसा लग रहा मैं खुद बात कर रहा हूं वहां पे बैठे बैठे। तो जब मैंने वहां से सीखा तब मुझे समझ में आया कि अच्छा, सिर्फ खुद से नहीं सीखना है। क्योंकि आप सोचोगे मैं तो सब अपने अंदर ही देख लूंगा, तो बाहर देखने की क्या जरूरत। ऐसा नहीं है, आप बहुत सारी चीजें मिस कर दोगे, क्योंकि हर एक का दृष्टिकोण अलग होता है। जैसे कृष्णमूर्ति मॉडल जो है वो ये कहता है कि आप अपनी बुक पढ़ो और ऑब्जर्वेशन की क्या वैल्यू है, क्वेश्चनिंग की क्या वैल्यू। क्वेश्चनिंग सेकेंडरी है। जैसे संदीप जी बोलते हैं कि क्वेश्चनिंग करो, क्वेश्चनिंग करो, क्वेश्चनिंग करो। बहुत पहले बोलते, तब तो बंद कर दिया बोलना। मुझे तो यही नहीं समझ में आता कि वो व्यक्ति पिछले 2 साल से आध्यात्मिक बातें ही नहीं कर रहा है, बंद ही कर दिया। दुनिया की बातें करो, बिजनेस करो, ये करो, वो करो। चलो खैर छोड़ो। तो क्वेश्चनिंग से भी पहले ऑब्जर्वेशन आता है। पहले ऑब्जर्वेशन आएगी, फिर क्वेश्चनिंग आएगी। अगर आप ऑब्जर्व ही नहीं कर रहे हो आपके अंदर क्या चल रहा है, तो आप क्वेश्चन कैसे करोगे। देखिए, आपने शेर को घास खाते हुए देखा, तो ही तो आपके अंदर ये प्रश्न उठेगा कि शेर घास क्यों खाता है। बिना घास खाते हुए देखे वो कैसे उठेगा। लेकिन आप डिस्ट्रैक्टेड हो, आप कुछ और देख रहे हो, आप शेर को नहीं देख रहे हो, तो आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि शेर घास खा भी रहा है, और खा गया, कब खा के चला गया। आप सामने देख रहे हो कहीं और, आप ऊपर चिड़िया देख रहे हो। मतलब क्या, ऑब्जर्वेशन का मतलब यह है कि आप शेर की तरफ देख रहे हो, यानी माइंड में देख रहे हो, और फिर जो आ रहा है उसको क्वेश्चन कर रहे हो। उसी वक्त नहीं, उस वक्त तो आप देख रहे हो सिर्फ। जिस वक्त देख रहे हो उस वक्त क्वेश्चन नहीं करना है, क्योंकि माइंड का फोकस शिफ्ट हो गया ना। फिर लोग कहते हैं हम बैठे हैं, मेरे अंदर थॉट क्यों आ रहा है। अरे बेवकूफ, पहले थॉट को देखो, फिर जब खत्म हो जाए सब कुछ, पिक्चर खत्म होने के बाद बात करो कि कबीर सिंह को गुस्सा क्यों आता है। पिक्चर हॉल में बैठे बैठे थोड़ी बोलोगे कि ये आदमी मूर्ख है, नहीं तो आपको थिएटर वाले बाहर निकाल देंगे। जब पिक्चर खत्म हो गई है तब बात होती है, पिक्चर के टाइम कोई बात नहीं होती। तो आप में से कई लोग अभी भी केवल 1-2 लोगों को सुनते हैं। मैं कह रहा हूं सबको सुनो और खुद को भी देखो। पहले खुद को देखो, फिर सबको सुनो। जब आप सबको सुनना चालू करोगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ यार, ये एक दृष्टिकोण है जो मुझे दिख रहा है। तो बाहर की इंफॉर्मेशन को वैल्यू देनी है, लेकिन अंदर की ज्यादा देनी है, क्योंकि अंदर की साक्षात्कार है। जब आप अंदर के देखोगे तभी आप कहोगे हाँ, बाहर आदमी सही बोल रहा है। नहीं तो आप कैसे कहोगे सही बोल रहा है। आपने मेरी कोई बात सुनी, आपने कहा ये सही बोल रहा है, बेस्ड ऑन व्हाट। जो भी मैंने बात बोली, या तो आपने अपने अंदर देखी है, या तो किसी को आप मानते हो महान, उसने बोली है, तो आपने कहा हाँ बात सही बोल रहे, क्योंकि ये, अरे ये तो वो भी, ये भी वही बात बोलते हैं, हाँ तो ये आदमी सही बोल रहा है। अरे आचार्य रजनीश भी यही बात बोलते हैं, क्या नाम है उनका, ओशो, तो ये आदमी सही बोल रहा है। अरे संदीप महेश्वरी भी यही बात बोलते हैं, ये तो आदमी सही बोल रहा है। या तो आप कहोगे कि हाँ मैंने अपने अंदर ये देख रखा है। तो लॉजिक की अपनी एक लिमिटेशन है। लॉजिक वहीं तक बात कर पाता है
जहां तक वो बाउंड्री लाइन है, बाउंड्री लाइन के बाहर भी कुछ हो सकता है, हमेशा खुला रखो और उसको इन्वेस्टिगेट करो। अगर वाकई में आपको पता करना है कि भूत होते हैं कि नहीं होते, तो किताबें मत पढ़ो, जाके बैठो कब्रिस्तान में रात में। अगर तुम्हारे अंदर इतना ही क्वेश्चन उठ रहा है कि प्रेत आत्माएं होती हैं कि नहीं होती, मेरे से मत पूछो, क्योंकि अगर मैंने देखा और मैंने बता दिया तो भी तुम्हें विश्वास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुमने नहीं देखा है। हो सकता है तुम दुनिया में गुणगान गाओ कि हाँ भूत होते हैं, भूत होते हैं, पार्थ सिंह बोल रहा था, पार्थ सिंह बोल रहा था, लेकिन एक्चुअली में आपको कभी विश्वास नहीं होगा, आपको हमेशा शक होगा। You will be always skeptic whether you accept it or not from outside. तो अगर वाकई में देखना है तो बैठो जाके। अगर एक प्रश्न आपके अंदर अग्नि, सूर्य के भांति अग्नि लगा रहा है, सूरज की तरह आपके अंदर वो प्रश्न जल रहा है, भस्म हो रहा है, तो जाओ बैठो कब्रिस्तान में और देखो, साक्षात्कार करो चीजों का। बिना साक्षात्कार करे तो अब सवाल आता है, कुछ चीजों का साक्षात्कार हो सकता है पर कुछ चीजों का नहीं हो सकता। जैसे रीबर्थ, रीबर्थ का साक्षात्कार कैसे करोगे? ब्लैक होल का साक्षात्कार कैसे करोगे? तो वहां पे भी आप समझ सकते हो अगर बाकी के डेटा पॉइंट्स को आप एनालाइज करो तो, लेकिन बाकी के डेटा पॉइंट्स आपको पता ही नहीं क्या है। जैसे कि हर एक कण, अगर आप ऑब्जर्व करोगे, हर एक कण खुद को रिपीट करता है। पानी जलता है, भाप बनता है, फिर आसमान में जाता है, फिर नीचे गिरता है। हर एक चीज लूप में चल रही है। एवरीथिंग इज रनिंग इन अ लूप। यू नो टू अंडरस्टैंड दैट। हर एक चीज लूप में चल रही है। मतलब पॉइंट ए से पॉइंट जेड की तरफ चीजें जाती हैं और पॉइंट जेड से पॉइंट ए की तरफ चीजें आती हैं। इट इज लाइक अ सर्कल रनिंग एंड यू आर रनिंग इन अ सर्कल। आप उस सर्कल में दौड़ते जा रहे हो। ये हर एक चीज के साथ, पानी के साथ हो रहा है, प्लैनेट्स के साथ हो रहा है, गैलेक्सीज के साथ हो रहा है, आपके माइंड के साथ हो रहा है। आपका रूटीन भी वही है, सब कुछ वही है। सुबह उठो, शाम को आओ, बीच में ऑफिस, सैटरडे संडे छुट्टी, सब कुछ वही चल रहा है। तो इसका मतलब ये जता रहा है कि देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि आप भी रिपीट हो सकते हो मरने के बाद। लेकिन प्रोबेबिलिटी है, अभी भी कोई प्रोक्लेमेशन नहीं है, क्योंकि वो हो ही नहीं सकता। लेकिन एक हैं, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, उनका नाम मैं भूल रहा हूं। उनकी एक बुक आई थी, आयन स्टीवेंसन नाम है। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ रीइंकार्नेशन को रिसर्च करने में लगा दी। कैलिफोर्निया के एक बहुत बड़े, यूएस के बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, वो हैं, वैज्ञानिक हैं, या कह सकते हैं कि साइकोलॉजिस्ट हैं। उनके पास एक्चुअली क्या हुआ कि केसेस आने लगे आयन स्टीवेंसन कि मेरा बच्चा जो है वो 3 साल की उम्र में ऐसी ऐसी बातें कर रहा है कि मेरा घर वहां पे है और मैं यहां रहता था, मेरी ये बहन थी, मेरा एक कुत्ता था। तो उन्होंने कहा ये सब बकवास है। तो उसकी मम्मी रोने लगी कि भैया मेरा बच्चा बहुत परेशान है, कुछ करो। साइकेट्रिस्ट थे वो। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, एक काम करते हैं, आपका बच्चा क्या कह रहा है, चलो चल के देखते हैं क्या है। जब उन्होंने जाके देखा तो वास्तविकता में उनका आंखें फटी की फटी रह गई कि वो कुत्ता और वो जो जगह के नाम, उस जगह के सामने क्या बना था, किस कलर का था, और वो जगह उस बच्चे ने अपने पूरे जीवन में नहीं देखी थी। 3 साल का जीवन था उसका। वो जगह कैलिफोर्निया से बहुत दूर थी और वहां तक जाना नामुमकिन था उस बच्चे का, और जा ही नहीं सकता था। और बच्चा क्या जाएगा, बच्चा तो 3 साल का है सिर्फ, ना उसके मां बाप गए। फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है, हो सकता है कुछ ऐसा ही होगा। फिर ऐसे ही और भी केसेस आने लगे। इंडिया से कॉलिंग्स जाती, जर्मनी से कॉलिंग्स, फोन जा रहे हैं। तो जब जाके देखा, वहां पे पता किया, तो एक्चुअली में
उन्होंने कहा कि यार मेरा ये तो रिसर्च टॉपिक बनना चाहिए, और अपना रिसर्च टॉपिक उन्होंने इसको बनाया, वो था रीइंकार्नेशन। और उन्होंने एक बुक लिखी 20 सजेस्टिव केसेस ऑफ रीइंकार्नेशन। ये बुक मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पढ़ें, आपको समझ में आएगा कि हो क्या रहा, चक्कर क्या है। इनफैक्ट इस बुक में यह भी मेंशन्ड है कि जहां पे किलिंग हुई है, अकाल मृत्यु वाले सारे लोग हैं, जो ज्यादातर जो बच्चे हैं वो शॉक में पैदा होते हैं, कि वो शॉक, जैसे कोई मरा, कोई क्रैश होके मरा, तो वो क्रैश उनको याद रहता है, और कोई पानी से मरा है तो उसको पानी से डर लगता है, पानी का फोबिया होता है। इनफैक्ट अगर किसी ने चक्कू भोंकी है तो वो निशान भी नए वाले शरीर में आए हुए हैं, मतलब वो प्राण में जो कोश है उसको भी भेदा गया है, छेदा गया है। तो अब साबित हो गया, अब कोई तरीका ही नहीं है इसको डिक्लाइन करने का कि होता ही नहीं है, साबित हो गया। तो अब सवाल यह आता है कि यार साइंटिस्ट झूठ बोल रहा है। इस साइंटिस्ट की रिसर्च टॉपिक को बहुत अलग अलग वैज्ञानिकों ने खुद वेरीफाई किया, और इसके ऊपर थप्पा लग चुका है कि ये जो भी रिसर्चर्स हैं ये सब कुछ फुल्ली प्रूव्ड एंड वेरीफाइड है। मतलब वो टीम पूरी की पूरी गई है। इनफैक्ट नेटफ्लिक्स पे सीरीज है इसकी, आप नेटफ्लिक्स पे डालो रीबर्थ या रीइंकार्नेशन, आपको एक एपिसोड मिलेगा। वो एपिसोड पता चलेगा आपको कि उसमें बातें हुई हैं। उसके बाद इनके जो स्टूडेंट है, क्या नाम है उनका, मैं भूल रहा हूं, उन्होंने इस रिसर्च को आगे कंटिन्यू किया, और फिर उनके पास भी अभी तो जिंदा हैं, आयन स्टीवनसन तो गुजर गए। तो आई होप आपको समझ में आया हो। तो लॉजिक का ये दायरा होता है, लॉजिकल। अभी तक क्या था, रीइंकार्नेशन का इनको नहीं था, लेकिन जैसे केसेस आए और वेरिफिकेशन हुआ, इन्वेस्टिगेशन हुई, तो अब वो लॉजिकल दायरे में आ गया है। लेकिन अगर वो ये कहते कि रीइंकार्नेशन नहीं होता, तो ऐसे थोड़ी होता है।